बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक वॉइस और स्क्रीन का फीडबैक, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस सीरीज़ थी, और मैंने आपको बताया कि हमारा कंपनी लॉ को पढ़ने का मकसद क्या है। हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसको क्रिएट करना है। पिछले सीरीज में आपने देखा होगा हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को कैसे क्रिएट किया था, उसकी टाइप को देखते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हमने यूज़ किया। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने ये लिखा कि ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट होगा, ये अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार देगा और मरेगा तो कैसे मरेगा। आर्टिकल वो एसोसिएशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद याद मैंने आप लोगों को वाइंडिंग अप पढ़ाया, उसमें वो जो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हुआ था, फिर उसकी जो है वाइंडिंग अप करवाई। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि याद करें जब हमारा ये सफ़र स्टार्ट हुआ था तो कैसे एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अवाम से पैसा इकट्ठा करता है। तो उसके लिए कल भी मैंने एक डायग्राम जो थी आपके साथ एक इशू की शेयर की थी, और आज भी मैं अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करूंगा कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है उसके बिहाफ पे एक प्रोस्पेक्टस लिखा जाता है। प्रोस्पेक्टस जो है वो आम आवाम में शेयर किया जाता है। फिर आम आवाम जो है वो प्रोस्पेक्टस को जब सब्सक्राइब करती है तो वो एप्लीकेशन फिल करती है। जब एक एप्लीकेशन फिल करती है अवाम, तो लॉ ने कहा वो एप्लीकेशन इरेवोकेबल है। उसके अगेंस्ट अगर आपने कोई पैसा जमा करवा दिया तो कल कला को आप शोर नहीं मचाएंगे कि पैसा वापस करें। हाँ, फिर सोल डिसीजन मेकिंग चली जाती है कंपनीज के जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास कि किन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और किन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम देखेंगे के शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो शेयर्स होते हैं क्या ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि लेट्स सपोज हमें शेयर हमने परचेज किए, तो जब कंपनी ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है हर शेयर होल्डर को। तो हम अपने लेक्चर्स में ये देखेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, और कल कला को अगर वो शेयर सर्टिफिकेट मुझसे गुम गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से, तो हम अपनी ओनरशिप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और आज मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन दूंगा कि तुम लोगों ने ये दुनिया जब ज्वाइन की थी कंपनी लॉ की, तो हमने एक कंसेप्ट सीखा था, और आइंदा से पहले भी आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छे वे से बता दूंगा कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन का मकसद क्या है, और इसके शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने आपको समराइज़ करके बताया। ये हमने कल पढ़ लिया था, और मैंने कहा था कि ये आप लोग ना खुद पढ़ लेना कि जो रिटर्न होगी अलॉटमेंट के ऊपर वो आप लोग रजिस्ट्रार के साथ फाइल करेंगे। आज हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल और उसकी नेचर। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबरिंग ऑफ शेयर्स। लॉ कहता है जब भी एक कंपनी कोई शेयर इशू करेगी वो एक डिस्टिंग्विश नंबर इशू करेगी हर एक शेयर को। हर एक शेयर के अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर चल रहा होगा। वो कहते हैं जी जो भी आप नंबर रखें फिर उसको कंसेक्यूटिव टर्म्स में बाकी शेयर्स को आप नंबरिंग दें। तो सेक्शन नंबर 60 में कंपनी लॉ ने हमें बताया कि हर शेयर जो है वो डिस्टिंग्विश आपने करना है और उसको किसी नंबर से आपने डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद नेचर ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज, लॉ ने कहा कि जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं। शेयर्स आर अदर सिक्योरिटीज ऑफ एनी मेंबर इन द कंपनी शैल बी द मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। देखो, जब शायद आप लोगों को पता हो कि जब हम पढ़ते हैं ना कमर्शियल लॉ, तो वहां पे गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट इंक्लूडिंग द मनी एंड शेयर्स। तो गुड्स
जो होती हैं वो बेची जाती हैं। और वहां पे डेफिनेशन पे हमने पढ़ा था कि हर जो प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है वो गुड्स होगी, लेकिन उसमें शेयर और मनी शामिल नहीं होगी, क्योंकि शेयर और मनी जो होते हैं ये लीगल टेंडर होते हैं। तो लॉ ने कहा कि शेयर जो होती है ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और ये ट्रांसफरेबल होती है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। लेकिन जैसे जमीन की सेल परचेज के लिए एक तरीकेकार है ना, इसी तरह इसी प्रॉपर्टी के लिए, ये प्रॉपर्टी के लिए भी एक तरीकाकार लॉ ने अनाउंस किया हुआ है कि जो शेयर्स होते हैं ये होते मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन जब तुमने इनको ट्रांसफर करना है तो कहता है जी कंपनी के आर्टिकल में देख लेना कि शेयर जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है फिर? पहले तो लॉ ने हमें बता दिया कि हर कंपनी जो क्या करेगी, हर कंपनी जो शेयर्स होंगे उनको नंबर देंगे। देयर आफ्टर उन्होंने कहा शेयर जो होते हैं ये मूवेबल और ट्रांसफरेबल होते हैं। और उसके बाद लॉ ने ये इख्तियार दे दिया कंपनी को कि तरीकाकार बनाओ खुद से कि शेयर जो है अगर कोई बेचना चाहे या खरीदना चाहे उसका तरीकाकार कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखे। Thereafter, share certificate to be the evidence. शेयर सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, ये किसका एविडेंस शो करते हैं? कहता है a share certificate if issued in physical form under common seal of the company or under official seal shall be the prima facie evidence of the title of person to such shares. परामा फिशाई एविडेंस कहते हैं कि ऐसा एविडेंस जिसको देख के बात साबित हो जाए। पहली लाइन और एंड वाली लाइन को मैंने मिला के पढ़ा। उसने कहा शेयर सर्टिफिकेट क्या है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है अगर ये आपके पास फिजिकली पड़ा है ना और उस फिजिकली कागज के ऊपर कंपनी की कॉमन सील या ऑफिशियल सील पड़ी है, उस कागज के ऊपर कंपनी की कॉमन सील या ऑफिशियल सील लगी हुई है, तो कहता है जी ये जो सर्टिफिकेट होगा ये एक प्रमा फिशाई एविडेंस है, ये एक देख के ही पता चल जाता है कि पर्सन इन शेयर्स का मालिक है। अब ये कॉमन सील और ऑफिशियल सील्स क्या होती हैं? देखो बच्चों, आप लोगों को ना यार मैट्रिक में ना हुकूमत की तरफ से, बोर्ड की तरफ से एक सनद मिलती है। अगर आप आज उसको गौर से उठा के देखोगे ना तो उसके ऊपर एक ऐसी स्टैंप लगी हुई है जो कि बिल्कुल पेपर के ऊपर वो उसको कहते हैं कि इनग्रेव हुई हुई है, कि आप उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टैंप है जो पेपर के अंदर ही इनग्रेव है। और ये कॉमन सील होती है, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि ये किस टाइप की होती है। ये मशीनी स्टैंप होती है और जब इसको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो ये पेपर के ऊपर अपना निशान छोड़ जाती है पक्का। तो लॉ कहता है जी अगर एक कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर ये पक्का निशान, इनग्रेविंग वाला निशान मौजूद है और वो कंपनी का है और उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको देखते ही पता चल जाए कि आप ओनर है, तो लॉ कहता है शेयर सर्टिफिकेट का मतलब ही यही है कि उसको देख के पता चल जाए कि आपकी कंपनी में ओनरशिप है। हाँ, अगर a certificate if issued in book entry form specifying the shares held by any person or share held in the central depository system। एक सिस्टम होता है यार इन्वेस्टमेंट करने का, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। एक तो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमें शेयर मिलते हैं, एक्चुअली शेयर जो है कंपनी हमारे नाम इशू कर देती है। बाज दफ़ा हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। सीडीसी एक किस्म का ब्रोकर की तरह काम करता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, इसी तरह एक सीडीसी एक कंपनी है, आप आज ही इसे गूगल पे देखें। ये इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है आपकी, कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सीडीसी कहती है मेरे साथ अकाउंट खोलो और हमारी लिस्ट में से कंपनी चूज करो, और जब आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपके अकाउंट में हम शेयर ट्रांसफर कर देंगे। तो लॉ ने कहा शेयर सर्टिफिकेट सुनो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिकल।
इलेक्ट्रॉनिकली शेयर किसके पास होंगे, कहता जी अगर कोई सीडीसी वाला सिस्टम है ना, तो जिसके अकाउंट में जितने शेयर होंगे वो प्रामा फिशाई देख के अकाउंट को पता चल जाएगा कि ये इन शेयर्स का मालिक है। हाँ, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो लॉ कहता है ये प्रामा फिशाई एविडेंस है, ये देख के और कंक्लूसिव करने वाला एविडेंस है कि आप इन शेयर्स के मालिक हैं। तो ये था शेयर सर्टिफिकेट का मकसद। तो शेयर सर्टिफिकेट मैंने ये ड्रा किया कि हर कंपनी का मुख्तलिफ होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है कि हम वेरीफाई करते हैं ये फलां पर्सन जो है ये इतने शेयर्स का मालिक है। और जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो इसकी बैक साइड पे जैसे चेक को इंडोर्स किया जाता है वैसे ही शेयर्स को भी ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, शेयर्स को ट्रांसफर करने का एक लीगल वे है और लॉ ने कहा कंपनी अपने आर्टिकल्स बनाएगी कि शेयर्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे, फिर इनके ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी गई। देखो अगर तुम ये जो मैंने चार्ट बनाया इसको याद कर लोगे ना, तो आपको आने वाले जितने सेक्शंस है ना शेयर्स के ऊपर कि शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज कैसे ट्रांसफर होती हैं, आपको उनकी लग समझ जाएगी। सबसे पहले कहते जी आपने अगर शेयर या सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज जो है वो टाइप करेंगे। एप्लीकेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वगैरह ये आप खुद से नहीं लिखेंगे, ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होते हैं, बने बनाए फॉर्म होते हैं। तो उन बने बनाए फॉर्म को यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, इन बने बनाए फॉर्म्स को यूज करने के बाद आप कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में प्लेस कर देंगे। डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, लॉ ने आगे बताएगा कि डायरेक्टर की जिम्मेदारी है विद इन जो है टाइम पीरियड 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है तमाम कार्रवाइयां पूरी करे। और ट्रांसफर की एप्लीकेशन आई है, यकीनन हमें पता है कि एप्लीकेशन के ऊपर एक ट्रांसफरर होगा और एक ट्रांसफरी होगा। ट्रांसफरर शेयर का मालिक, शेयर का मालिक और ट्रांसफरी जिसके नाम पे शेयर मुंतकिल करने हैं। कहता लॉ कहता है अगर डायरेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन आ जाए तो वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर होगी और वो रजिस्टर ऑफिस में जमा कर देंगे। पहला केस, अगर डायरेक्टर ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया, डायरेक्टर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, नेक्स्ट क्या करेंगे, इशू कर देंगे, सॉरी इशू कर देंगे शेयर सर्टिफिकेट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। पहला सिनेरियो ये है कि एप्लीकेशन आई, डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया, तो वो विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम जो लॉ ने टाइम अनलॉ किया है उसके अंदर अंदर सारी कार्रवाइयां लॉ कहता पूरी करके इशू एंड डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ न्यू ट्रांसफरी। तो उसके फौरन बाद ये डायरेक्टर क्या करेंगे, रजिस्टर खोलेंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे कौन कौन से मेंबर हैं। उस रजिस्टर में इसकी एंट्री कर दी जाएगी कि किसके नाम शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं और कौन सा शेयर सर्टिफिकेट इसकी जगह रिप्लेस किया है अगर किया है। ठीक है, पहला तो ये तरीकाकार लॉ ने कह दिया कि एप्लीकेशन आई और चुप करके एक्सेप्ट हो गई। दूसरा तरीकाकार, बाज दफा ये होता है कि एप्लीकेशन प्रॉपरली ड्राफ्ट करवाई गई थी, ट्रांसफरर ने एप्लीकेशन लिखी थी, ट्रांसफर ने एक लीगल डॉक्यूमेंट यूज किया था और उस लीगल डॉक्यूमेंट में उसने ट्रांसफरी को ओनर बना दिया था अपने शेयर का कि आप ये एप्लीकेशन और ये लीगल डॉक्यूमेंट ले जाना कंपनी के हेड ऑफिस, और कंपनी वाले क्या करेंगे, वो आपको मेरे शेयर ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ने ये एप्लीकेशन बनाई। इन केस अगर वो एप्लीकेशन लॉस्ट हो जाती है और ट्रांसफरर भी मौजूद नहीं है, ट्रांसफरर हमें पता है कैसे मौजूद नहीं होगा, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, या तो वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसेंस हो जाता है या वो बेचारा पागल हो जाता है। तो लॉ में जैसे जैसे एग्जिस्टेंस नहीं मौजूद होती, इनकम्पिटेंसी, तो वो हो गई उसकी। तो ट्रांसफर डीड बाद में जी लॉस्ट हो गई। एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हुई थी, लीगली एग्जीक्यूट हुई थी, जिसके ऊपर ट्रांसफरर के भी सिग्नेचर हैं और ट्रांसफरी के भी सिग्नेचर हैं। बाद में वो डीड क्या हुई, लॉस्ट हो गई, खराब हो गई, धुल गई या डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ मसला हो गया। तो लॉ कहता है ट्रांसफरी जो है
वो फिर प्रूव देगा डायरेक्टर्स को कि जी सच में एक ट्रांसफर डीड बनी थी, और एक आइडेंटिटी देगा, डायरेक्टर को एक कसम देगा लीगल फॉर्म के ऊपर कि अगर इस ट्रांसफर डीड के ऊपर कल को किसी ने आप लोगों के ऊपर केस किया तो वो केस आप लोगों के लिए नहीं, वो लीगली मेरे ऊपर केस होगा। तो उनको एक आइडेंटिटी देगा और तसल्ली देगा कि वाकई सच में ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट हुई थी, जिसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से ये या तो डिस्ट्रॉय होगी, म्यूटिलेटेड होगी, या गुम गई है। तो दूसरा केस, दूसरा सिनेरियो ये होता है कि अगर एक अच्छा ट्रांसफर एग्जीक्यूट हुआ लेकिन वो गुम गया। तीसरा केस, एक एप्लीकेशन हेड ऑफिस में आई और डायरेक्टर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, कोई मसला है। तो लॉ कहता है डायरेक्टर दिल में नहीं कह देंगे कि रिफ्यूज कर दो ट्रांसफर को, डायरेक्टर जो है नोटिस देंगे रिफ्यूजल का, और नोटिस जो है रिफ्यूजल का ट्रांसफरी को जाना चाहिए कि उन लोगों ने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया है। फिर ट्रांसफरी के पास यहाँ से दो राइट निकलते हैं, वो या तो डायरेक्टर के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे, या वो डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देंगे एससीसीपी में। और लास्ट है ट्रांसफर टू सक्सेसर इन इंटरेस्ट आर नॉमिनी ऑफ डिजीज्ड। बाज दफा होता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ में ही, बल्कि रिक्वायरमेंट है, एक पर्सन अपनी लाइफ में ही अपने नाम के आगे एंड के ऊपर रजिस्टर में खाली जगह होती है कि इन केस अगर आपकी डेथ होगी तो हमें बताए कि आपके बिहाफ पे ये शेयर किसको ट्रांसफर किए जाएं। तो लॉ कहता है आप अपना नॉमिनी सिलेक्ट करके जाया करें जब भी जाते हैं। तो नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी ऐसा पर्सन होता है जो डेथ हो जाती है पर्सन की तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो लॉ कहता है इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे, और नॉमिनी बाद में क्या करते होते हैं, कोर्ट के डिसीजन का वेट करते हैं, और फिर जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है उसको वो शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं सक्सेसर इन इंटरेस्ट। तो ये सारा तरीकाकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ये शेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये हमें पता है डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज हैं जिनके ऊपर सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, उनके लिए भी अप्लाई होगा। An application for registration of transfer of shares and other transferable security may be made to the company either by the transferor or by the transferee. तो लॉ ने कहा जो एप्लीकेशन आती है ट्रांसफर की, वो दो लोगों में से कोई भी प्लेस कर सकता है कंपनी के पास, या तो ट्रांसफरर जो ये शेयर वगैरह ट्रांसफर कर रहा है वो, या ट्रांसफरी जिसको मुंतकिल, जिसके नाम पे मुंतकिल होने हैं उसको। तो लॉ कहता है एप्लीकेशन खुद घर बैठ के नहीं लिख लेनी, एप्लीकेशन मस्ट बी अलोंग विद द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। एप्लीकेशन जो है वो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ये कंपनी पे के पास मौजूद होगा। ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब कि जितने वैल्यू के शेयर्स हैं ना, उतने वैल्यू का स्टैम्प पेपर कचहरियों में से बनवा लेना है। ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। ठीक है, तो पहली लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, क्योंकि यह शेयर एक लीगल प्रॉपर्टी है। तो जब भी ये ट्रांसफर होती है तो तुम लोगों ने देखा होगा जैसे जमीन ट्रांसफर होती है ना, वैसे ये ट्रांसफर होते हैं। इनके लिए भी शेयर सर्टिफिकेट के लिए भी हमें स्टैम्प पेपर लगाना पड़ेगा। तो लॉ ने कहा पहले तो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करनी है जो कि शेयर को ट्रांसफर करने के लिए होती है, फिर ये ड्यूली स्टैम्प्ड, जो भी रजामंदी है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर हो, और इस स्टैम्प पेपर को एग्जीक्यूट करें ट्रांसफर और ट्रांसफरी। उसके बाद कंपनी को कह दिया गया, कंपनी तुम क्या करोगी, विद इन 15 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन कंप्लीट द प्रोसेस एंड इंश्योर, और ये पक्की बात इंश्योर कर लेना, इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। एप्लीकेशन में लिखा होगा ना कि मैं
इस वक्त इस मौजूदगी में इस पर्सन को जिसका एड्रेस ये है, फलाना है, इसकी वल्दियत ये है, अपने शेयर्स इतने वैल्यू के एवज या वैसे ही खुशी में इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एंड उसके बाद कहते हैं जी एंड इंटर इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो भाई ये एक लीगल वे है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना शेयर्स की, ये ट्रांसफ़र हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। अगर एक पर्सन वो चाहता है मेरी ज़िंदगी में ये वाले मेरे शेयर्स मुंतकिल हो जाएं इस पर्सन को, तो लॉ ने बताया कि ये एप्लीकेशन जो पहले से सब्सक्राइब है उसको फिल करेगा, उसके बाद एक स्टैम्प पेपर बनवाएगा जो उसी की मालियत का होगा जितने की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन प्लेस कर देंगे कंपनी को। कंपनी क्या करेगी, अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट है, हाँ कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन ना हो, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, तो लॉ कहता है कंपनी क्या करेगी 15 दिनों के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर करेंगी इस ट्रांसफरी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में और इसको सर्टिफिकेट, न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देंगी ओनरशिप का। तो लॉ ने कहा अगर शेयर्स जो हैं वो सीडीसी के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं, मींस टू से इसका सीडीसी में अकाउंट था, इसने अपने सीडीसी को अलाउ किया कि मैं अपने शेयर्स जो है बेचना चाहता हूं। देयर आफ्टर ये शेयर इसने सीडीसी के थ्रू परचेज किए हैं दूसरे पर्सन ने, तो लॉ कहता है अगर सीडीसी से रिक्वेस्ट आ जाए, और सीडीसी में स्टाम्प पेपर नहीं लगता, तो कहता है अगर सीडीसी से रिक्वेस्ट आ जाए कंपनी को कि ऑनर चेंज करना है, तो कंपनी विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या करेगी, ट्रांसफरी के नाम शेयर रजिस्टर कर देगी और ट्रांसफर कर देगी। तो ये था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ट्रांसफर डीड लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड या म्यूटिलेटेड, ये देखो तीनों पिक्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है कि उसको या तो चूहे खा गए, या वो ऐसे जल गई, या उसके साथ कुछ हो गया। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है ट्रांसफर डीड ऐसी शक्ल में है जिस तरह ऐसे लगता है कि कोई आदमी इसको छीन के भागा है। ट्रांसफर डीड म्यूटिलेटेड है, डिस्ट्रॉयड है या लॉस्ट है। ट्रांसफर डीड बनी थी लेकिन आप रख के उसको गुम गए हैं या कहीं गिर गई है। तो लॉ ने कहा इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह ट्रांसफरी को अपने नाम शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एक वे तो ये है दोबारा बन जाए, एक वे तो ये है ट्रांसफर डीड दोबारा बन जाए, लेकिन दोबारा कैसे बनाए इन केस अगर ट्रांसफरर जो है वो मौजूद ही नहीं है। ट्रांसफर डीड एक बनी थी लेकिन उसके बाद ट्रांसफरर वो गायब हो गया, तो ट्रांसफर डीड हम कैसे बनाएं। तो लॉ ने कहा ये रिक्वायरमेंट सुनो, वेयर अ ट्रांसफर डीड बिफोर इट्स लॉजमेंट, कहता है जब एक ट्रांसफर डीड बनी थी लेकिन तुमने कंपनी को ट्रांसफर करने से पहले क्या हुआ, लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई या म्यूटिलेटेड है। द कंपनी में, यहाँ कंपनी के ऊपर डिसीजन दे दिया, कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर अदर सिक्योरिटीज, कंपनी को इख्तियार है कि वो रजिस्टर कर सकती है शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज को, लेकिन इसका एक तरीकेकार होगा। लॉ ने कहा ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी सबसे पहले क्या करे, कंपनी को एप्लीकेशन प्लेस करे। और एप्लीकेशन याद रखना, हमेशा जब भी लॉ में एप्लीकेशन करनी है तो खुद से लिखने नहीं बैठ जाना बाखिदमत जनाब कंपनी साहब। तो ये सारी एप्लीकेशन यार सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में उन्होंने पहले से ड्राफ्ट की होती हैं और मौजूद होती हैं। जब एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अपने आर्टिकल बनवाता है तो उसके आर्टिकल्स में सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं कि अगर ये हो जाए तो ये फॉर्म, ये हो जाए तो ये फॉर्म। तो उन्होंने कहा ट्रांसफर डीड लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड तो म्यूटिलेटेड है, तो कंपनी के पास इख्तियार है कि वो रजिस्टर कर सकती है ट्रांसफर को। अगर ट्रांसफरी जिसके नाम शेयर मुंतकिल होने थे वो क्या करे, एक एप्लीकेशन करे, और उस एप्लीकेशन के साथ द एप्लीकेशन मस्ट बेरिंग द स्टैम्प रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, और उस एप्लीकेशन के साथ उतनी मालियत का लाजमी स्टैम्प पेपर लगवा दे जितने का लगना है। एंड ट्रांसफरी, और ट्रांसफरी प्रूव करे, और ट्रांसफरी रिप्रेजेंटेशन दे किसको,
एंड द ट्रांसफरी मस्ट प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड को सेटिस्फाई करे कि दैट द ट्रांसफर डीड ड्यूली एग्जीक्यूटेड, कि ट्रांसफर डीड एक ड्यूली सच में बनी थी, हैज बीन लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और म्यूटिलेटेड। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तसल्ली दिलाए फिर कि ट्रांसफर डीड सच में, अल्लाह की कसम खाता हूं, बनी थी, डिस्ट्रॉय होगी और म्यूटिलेटेड होगी। फिर कंपनी को कह दिया कि तुम जब ये काम करने लगोगी कंपनी, तो क्या करना, बिफोर रजिस्टरिंग सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी में डिमांड सच आइडेमिनिटी एज इट में थिंक फिट। कंपनी ने कहा, लॉ ने कहा, अगर इस केस में कंपनी ने ट्रांसफर रजिस्टर करना है तो आप ऐसे बंदे से ना एक आइडेमनिटी बॉन्ड साइन करवा लें। आइडेमनिटी बॉन्ड क्या होगा, लॉफुल एक एग्रीमेंट होगा कि कल को अगर किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया ना कि ये ट्रांसफर इलीगल है, तो उसके जितने लीगल कंसिक्वेंसेस होंगे तुम देखोगे, हम नहीं देखेंगे। तो लॉ कहता है इन केस में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस हो गया, पहला केस मैंने करवा दिया, ट्रांसफर डीड अच्छी भली बनी, तो लॉ ने कहा 15 दिन का टाइम है, कंपनी रजिस्टर करो ट्रांसफर। उसके बाद लॉ ने कहा अगर ट्रांसफर डीड लॉस, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तसल्ली देनी होगी और वो सारी कार्रवाइयां खुद ही करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन, उसके रिलेटेड जो स्टैम्प पेपर है वो, और उसके बाद जो है इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो आपको देना पड़ेगा। अब आपकी तरफ से यार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए सर कितनी मालियत के लिए कितना स्टैम्प पेपर, यार वी आर अकाउंटेंट नॉट लॉयर। ठीक है, तो ये लॉयर्स का काम होता है, हम अपने लीगल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि यार इतने मालियत के शेयर्स के ऊपर, इतनी मालियत की प्रॉपर्टी के ऊपर कितना स्टैम्प लगता है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया कि आपको सोचने की जरूरत नहीं, कचहरियों में लोग बैठे हुए हैं स्टैम्प लगाने के लिए। उसके बाद रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, हर कंपनी अपने पास एक रजिस्टर रखेगी जिसमें वो सारी एंट्री रखेगी अलहदा से कि कितने शेयर ट्रांसफर हुए हैं। एवरी कंपनी शैल मेंटेन एट इट्स रजिस्टर ऑफिस a register of transfer of shares and other securities. सच रजिस्टर ओपन टू बी इंस्पेक्शन है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें इंस्पेक्शन नहीं पढ़ाई कि किसी भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे याद कर लेना कि सच रजिस्टर ओपन टू बी इंस्पेक्शन है। फिर उसने कहा नथिंग शेल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम रजिस्टरिंग अ शेयर होल्डर और अदर सिक्योरिटीज होल्डर अ पर्सन टू whom the right to any shares or security of the company has been transmitted by the operation of law। तो लॉ ने अपने पास पावर रख ली। लॉ ने कहा अगर हमने कहीं हुक्म दिया तो कंपनी को दुनिया में कोई ताकत नहीं रोकेगी ये काम करने के लिए। अगर लॉ ने हुक्म दे दिया ना कंपनी को कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं ये वाले जो शेयर हैं XYZ के, ये ट्रांसफर कर दो BCW के नाम, तो लॉ कहता है कि कंपनी को दुनिया में कोई ताकत ऐसा काम करने से नहीं रोकेगी और कंपनी ये बात मानेगी। उसके बाद एनी वायलेशन टू दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू द पेनल्टी लेवल ऑफ 2। अगर रजिस्टर में अगर आपने कोई गलती की तो लॉ कहता है उसके ऊपर पेनल्टी लेवल 2 लगेगा। डायरेक्टर्स को कह दिया खबरदार तुमने कभी भी ट्रांसफर को रिफ्यूज नहीं करना। बोर्ड नॉट टू रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लॉ ने कहा एक अच्छी भली और सेहतमंद एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टर कभी भी इनकार नहीं करेंगे। The board shall not refuse to transfer any shares or securities unless the transfer deed is or for any reason defective or invalid। अगर ट्रांसफर डीड में कोई डिफेक्ट है तो डायरेक्टर को इख्तियार दे दिया गया कि ना कर दो, लेकिन अगर एक अच्छी भली और सेहतमंद एप्लीकेशन आ गई है ना तो उसके ऊपर डायरेक्टर कभी भी इनकार नहीं करेंगे। कंपनी शैल विद इन 15 डेज, कंपनी 15 दिनों के अंदर वेयर द ट्रांसफरी इज सेंट्रल डिपॉजिटरी, अगर ट्रांसफरी जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी है,
सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है यार, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो सीडीसी के थ्रू, सीडीसी के थ्रू की एग्जांपल एक सोशल एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि आपके पास पैसा है, आप ये पैसा प्लेस करते हो बैंक में, ठीक है, आप ये पैसा प्लेस कर देते हो बैंक में, और बैंक में लाजमी आपको पता है कोई ना कोई अकाउंट होता है, ऐसे तो नहीं ना बैंक के पास आप पैसा छोड़ के आ जाते हो, अकाउंट होता है। तो जैसे तुम्हारा पैसा बैंक में किसी अकाउंट में पड़ा होता है ना, इसी तरह इन्वेस्टर्स को एक तसल्ली देने के लिए कि एक सच में एक ब्रोकर है और ये कंपनी है, एक सीडीसी कंपनी है। सीडीसी कंपनी क्या करती है, अपने अकाउंट होल्डर से पैसा लेती है, जैसे बैंक लेता है। इसने फिर आगे बनाए होते हैं अकाउंट कि आपके अकाउंट में हाँ जी इतना पैसा आ गया, अब बताएं हमारी लिस्ट में ये कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, किस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सीडीसी क्या करती है, बंदे से पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया, बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी। तो बंदा अपने अकाउंट से पैसे यूज करके ना अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को ले आता है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट आई है ऐसे इन्वेस्टमेंट वापस बिक भी सकती है। तो इन दैट केस देखो सीडीसी के पास शेयर पड़े थे, उसने पैसे यूज किए, इन्वेस्टमेंट दे दी, इसका मतलब ट्रांसफरर कौन हुआ, सीडीसी। सीडीसी ने इसके साथ अकाउंट खोला, इससे पैसे लिए, और सीडीसी ने क्या किया, इन रिटर्न इसको शेयर इसके नाम इसके अकाउंट में डाल दिए। और इसी तरह जब इस बंदे ने शेयर बेचने हैं तो किसको बेचेगा, सीडीसी को बोलेगा अपने शेयर वापस ले लो, मेरे अकाउंट में जितने पैसे बनते हैं शेयर की मालियत के मुताबिक वो वापस दे दो। तो इन केस अगर लॉ ने कहा ट्रांसफरर या ट्रांसफरी सीडीसी है, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी है, तो आप ट्रांसफर किया करेंगे, पीछे हमने पढ़ा था 10 डेज के अंदर अंदर। तो सीडीसी के ऊपर रिक्वायरमेंट, कंपनी शैल विद इन 15 days आर वेयर द ट्रांसफरी इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाज लॉज्ड विद इट नोटिफाई द डिफेक्ट आर इनवैलिडिटी। लॉ ने कहा डायरेक्टर अगर तुमने कोई नोट किया है ना कि कोई डिफेक्ट है, लेट्स सपोज ट्रांसफरी अपना स्टैंप साइन करने भूल गया, ट्रांसफरी के रजिस्टर एड्रेस नहीं है, या ट्रांसफरर है उसने अपने सिग्नेचर वैसे नहीं किए जैसे रजिस्टर है, तो कोई डिफेक्ट है, तो कहता है अगर तो ये मैनुअल एप्लीकेशन है तो 15 दिन के अंदर इन दोनों को बताओ। लेकिन अगर ये सीडीसी के थ्रू है, अगर सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू तुम्हें रिक्वेस्ट आई है शेयर ट्रांसफर की, तो विद इन 5 days इनको बताओ कि डिफेक्ट क्या है और इनवैलिडिटी क्या है। फिर उसके बाद कहता है द ट्रांसफरी शैल आफ्टर द रिमूवल ऑफ सच डिफेक्ट एंड इनवैलिडिटी बी इंटाइटल्ड टू रीलॉन्च द ट्रांसफर डीड विद द कंपनी। लॉ ने कहा जब एक ट्रांसफरी दोबारा एप्लीकेशन को अच्छी तरह साइन करवा लेता है या डिफेक्ट रिमूव करवा लेता है, तो कंपनी के साथ दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर देगा और डायरेक्टर उसको फिर से फॉलो करेंगे। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, if a company refuses to register a transfer of any shares or other securities, अगर एक कंपनी रिफ्यूज करेगी शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए या अदर सिक्योरिटीज को, कंपनी शैल विद इन 15 days आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉज्ड, कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी कि मुबारक हो हमने ट्रांसफर जो है उसको रिफ्यूज कर दिया है। एनी फेलर ऑफ द कंपनी टू गिव द नोटिस, अगर कंपनी ने ये नोटिस ना दिया ट्रांसफरी को तो क्या करेंगे, एनी फेलर ऑफ द कंपनी टू गिव नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड शैल बी डीम्ड रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। कहता है अगर कंपनी भूल जाती है ना नोटिस देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ट्रांसफर नहीं मुकम्मल होगा। उसके बाद हर हर बंदा जो इस सेक्शन का ऑफेंस करेगा उसके ऊपर लायबिलिटी होगी लेवल 2 की। अपील अगेंस्ट ट्रांसफर,
अब एक सीक्वेंस के साथ हमें पता चल गया कि ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है। अगर रिफ्यूजल आ गया तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, या तो चुप करके बैठ जाएंगे, या हमारे पास राइट है कि जो स्टैट्यूटरी कंपनी है जिसने इस कंपनी को कंट्रोल किया हुआ है उसको एप्लीकेशन कर दें। और याद रखना, एप्लीकेशन कभी भी तुमने घर बैठ के नहीं लिखनी है, एप्लीकेशन के लिए हमेशा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मिलेगा। अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। द ट्रांसफरर आर द ट्रांसफरी, शेयर मुंतकिल करने वाला या जिसके नाम पे शेयर मुंतकिल होने हैं। आर द पर्सन, या इनके अलावा वो पर्सन हु गिव्स द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने इख्तियार दिया है कि ट्रांसफर की इंटीमेशन दे। एज द केस में भी, जिनको बहुत दुख हुआ है, एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल और ट्रांसफर, जिनको बहुत दुख और तकलीफ हुई है, मे अपील टू द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल। कंपनी ने बता दिया 15 दिनों के अंदर कि भाई हमने ट्रांसफर नहीं करना। कंपनी ने, लॉ ने कहा, रीजन भी बताया कि किस रीजन के बुनियाद पर आपने मना किया है। और हमें पता है अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो हर ऑफिसर को, हर डायरेक्टर को लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी। और जब डायरेक्टर को पेनल्टी लग जाती है, और हमें ये भी पता है, लॉ पढ़ा है, कि डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो लॉ ने कह दिया कि जब भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन आए, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर, या वो बंदा जो लॉ के थ्रू कंपनी को इंटीमेशन देने गया था कि ट्रांसफर कर दें, उनको रिफ्यूजल लिखना पड़ा और उनको बड़ा दुख हुआ, तो वो क्या करेंगे, कमीशन को अपील कर देंगे। और लॉ ने कहा अपील जो है आपने विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल करनी है। कमीशन क्या करेगा, कमीशन दोनों पार्टीज को बुला लेगा। कमीशन शैल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पार्टीज कंसर्न। पर कमीशन सारी पार्टीज को इकट्ठा कर लेगा, एक पंचायत बना लेगा। फिर कमीशन क्या करेगा, कमीशन में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, कमीशन जो भी हुक्मनामा इस पंचायत में इशू करेगा, या सच में पंचायत नहीं लगा लेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाए इसलिए ये वर्ड बोल रहा हूँ। द कमीशन में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट दैट ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शुड बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। कहता है जी कमीशन जो है ऑर्डर, हुक्मनामा इशू करेगा इन राइटिंग कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शुड बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, कंपनी को लाजमी रजिस्टर करनी चाहिए। द कंपनी शैल गिव द इफेक्ट टू द डिसीजन विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिसीजन। कंपनी से इस हुक्मनामे के ऊपर 15 दिनों के अंदर काम करेगी। कमीशन में आल्सो सच give such incidental and consequential directions as to the payment of cost or otherwise as it may deems fit। कमीशन कंपनी को ये भी कह सकता है कि ये जो ट्रांसफर और ट्रांसफरी है, इनको दुख हुआ है, इनके मजीद पैसे लगे हैं हमें एप्लीकेशन करने के ऊपर, तुम ये पैसे इनको वापस दोगे। उसके बाद इफ डिफॉल्ट इज मेड इन गिवन टू द इफेक्ट, अगर कमीशन के ऑर्डर के ऊपर कोई डिफॉल्ट किया गया तो लेवल पेनल्टी का लगेगा, स्टैंडर्ड स्केल 3 का, और ये बहुत बड़ी पेनल्टी है, एंड लेवल की पेनल्टी है। तो यहां तक बच्चों हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसफर। तो इसको याद करने के लिए बेस्ट वे ये है कि आप इसकी मैपिंग करें। आईसीएमए की प्रीवियस हिस्ट्री में देखूं ना, तो कभी भी इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी। मैंने रिटन पेपर देख लिए, मैंने दो जो है आईसीएमए के एमसीक्यूज वाले पेपर देख लिए, इस एरिया में से हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, लेकिन कभी रिटन नहीं लिखवाता। तो आप इस एरिया को मैप कर लोगे ना, तो अपनी लैंग्वेज में, अगर लेट्स सपोज शायद आ जाए, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड तो मैंने बता दिया, लेकिन शायद अगर आ गया ना, तो ऐसी एक डायग्राम बना लो। एप्लीकेशन दी, डायरेक्टर क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट ना किया, सॉरी 15 दिन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्टर अमेंड करेंगे, रजिस्टर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ट्रांसफर डीड लॉस्ट है, ट्रांसफरी क्या करेगा, प्रूफ देगा, इंडेमनिटी देगा, और उसके बाद ट्रांसफर जो है डायरेक्टर कर सकते हैं। अगर रिफ्यूजल हो जाए
डायरेक्टर मस्ट नोटिस देगा, हमेशा नोटिस देगा 15 दिन के अंदर। आप रिफ्यूजल को एक्सेप्ट करेंगे या अपील फाइल कर देंगे, और कमीशन हमेशा जो है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के हक में ही फैसला देगा। अगर कंपनी ने ना माना तो उसके ऊपर लेवल 3, यानी कि ये बहुत अच्छा आपका हो जाएगा कंसाइज। उसके बाद ट्रांसफर टू द सक्सेसर इन आर नॉमिनी। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके नाम शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सेक्शन यार 2 है मेरे ख्याल से, मैं प्लेस करना यहाँ पे भूल गया। तो वो बिल्कुल इजी सेक्शन है। उनमें लिखा होगा कि एक पर्सन जब उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी क्या करेगी, शेयर ट्रांसफर करेगी नॉमिनी के नाम पे। नॉमिनी और सक्सेसर इन इंटरेस्ट में फर्क है, ठीक है। तो जो जब मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर करूंगा ना मटेरियल, तो उसमें मैं ये सेक्शन 2 है दोनों प्लेस कर दूंगा, छोटे से सेक्शन है। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन की डेथ होती है तो उसके शेयर्स जो होते हैं उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस उन सेक्शन में ये भी पढ़ोगे कि किसी नॉमिनी को अपने शेयर्स में किसी को नॉमिनेट करना। लॉ ने ये भी कह दिया आप नॉमिनी हमेशा अपना भाई, अपना फादर, अपनी बेगम या अपना रिश्तेदार जो करीबी है उसी को नॉमिनी करेंगे। लॉ ने ये भी बता दिया है। तो वो बहुत अच्छा सेक्शन है यार, पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। तो जब एक पर्सन का डेथ होगा तो लॉ करता है शेयर ट्रांसफर होंगे नॉमिनी को, और नॉमिनी जो है इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि बिजनेस जो है स्मूथ लाइन चलता रहे। नॉमिनी उतनी देर तक फैसले करेगा जितनी देर तक कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता कि कितनी मालियत के शेयर्स किसको ट्रांसफर करने हैं। और जब फैसला आ जाता है तो नॉमिनी क्या करेगा, ये वाले शेयर्स, एक अलग सेक्शन है ट्रांसफर टू द सक्सेसर इन इंटरेस्ट, उन लोगों को ट्रांसफर कर देगा जिनके हाथ में सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा कोर्ट की तरफ से, कि एक बंदा मर गया और इसकी 1/2 जायदाद इसको ट्रांसफर, 1/3 जायदाद उसको ट्रांसफर, जो भी लॉ बना हुआ है ट्रांसफर के ऊपर उसके मुताबिक ये काम हो जाएगा। तो ये सारा था यार ट्रांसफर का वे। अब एक डेफिनेशन याद करो, मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल के एक नई दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय प्राइवेट कंपनी। यार प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद करते हैं। एक पहले दिन से जब तुम मेरे साथ हो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था प्राइवेट कंपनी, वो डेफिनेशन यहाँ पढ़ी होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर समझाता हूँ इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। मैंने कहा था प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जो कि अपनी जिंदगी के असूलों में LRP के ऊपर चलती है, कि उसने अपनी जिंदगी की किताब में लिख लिया है, अपने आर्टिकल्स में ही लिख लिया है ये वर्ड्स। देखो, एक ऐसी कंपनी जो कि अपने आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, रूल बुक होती है, पूरी जिंदगी बयान कर दी जाती है कंपनी की, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैसे और कहाँ पे ऑपरेट करेगा। तो आर्टिकल में अगर LRP के वर्ड आ जाए तो उसके ऊपर कंपनी अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है। अब देखो इसमें आर क्या है सर, इसमें आर है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स, कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है ना इस प्राइवेट कंपनी में, वो कभी भी, लॉ ने कहा इस, सॉरी लॉ कहता है, ये आर्टिकल्स कहते हैं कि वो कभी भी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। अच्छा, नीचे है प्रोहिबिशन, कि ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों से पैसा मांगने नहीं जाएगी। तो यह लॉ में ना 2 वर्ड्स होते हैं, शायद मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाए थे वर्ड्स, और ये वर्ड्स मैंने आपको समझाए थे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में, कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। वहां 2 वर्ड्स मैंने आपको समझाए थे, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है पक्का ही ना, पक्की पक्की ना, कि आप ये काम कर ही नहीं सकते। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो अनलॉफुल है, कि लॉ ने कह दिया पक्की पक्की ना है कि तुम ये काम नहीं कर सकते।
इसी तरह कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन है प्राइवेट कंपनी कि ये पब्लिक के पास नहीं जाएगी, कि पक्की पक्की ना है, ये प्राइवेट पर्सन मर सकता है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये पब्लिक के पास अपने शेयर्स लेके नहीं जाएगा। हाँ, फिर दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन। मैंने वहां पे समझाया था, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुमने काम करना है तो तुम्हें स्पेशल अप्रूवल चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, ये सारा आम नहीं है, बराए मेहरबानी अपनी शिनाख्त करवाएं कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये जगह आम नहीं है गुजरने वाली, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी है। अगर आपने अपनी शनाख्त करवा दी और हमने एक्सेप्ट कर लिया तो आप यहाँ से गुजर सकते हैं। तो वो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, और कुछ ऐसे होते हैं प्रोहिबिटेड एरियाज के जो कुछ भी मर्जी हो जाए तुमने इस लाइन के पार नहीं जाना। तो हमने जब भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारे दिमाग में फिक्स हो गया था कि यार ऐसी कंपनी जिसके मेंबर जो होंगे ना शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो सुन लो कर सकते हैं लेकिन इजाजतनामे के साथ। रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको कह दिया रिस्ट्रिक्शन। अगर यहाँ पे होता ना प्रोहिबिशन तो ये पक्की ना थी कि कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कर सकते हैं लेकिन इजाजत है। अब मैंने तुम्हें समझा दिया कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होती क्या है। हमने जितना भी तरीकाकार पढ़ा है शेयर ट्रांसफर करने का, वो एक पब्लिक कंपनी का पढ़ा है कि पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर के पास अगर चली गई ना कोई एप्लीकेशन, उसका डिटेल में मैंने तुम्हें पीछे तरीकाकार समझा दिया, क्योंकि डायरेक्टर जो है कभी रिफ्यूजल नहीं करेंगे और 15 दिन के अंदर जो भी करना है फैसला करेंगे, या तो ट्रांसफर करेंगे या उसके ऊपर नोटिस करेंगे। हाँ, अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, जहाँ पे मेंबर्स फिक्स हैं। मेंबर की तादाद 2 से 50 के दरमियान रहेगी, और ये मेंबर वही हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि हमने कंपनी बनानी है, और वही उसमें आ गए और उनकी ही इन्वेस्टमेंट लगी हुई। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रोहिबिशन नहीं, याद रखना। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन एक लीगल वे है। Restriction on transfer of share by the member of the private company, section number 76. A member of the private company desirous of selling any shares held by him shall intimate to the board of its intention through notice. लॉ ने कहा जो एक मेंबर होगा ना प्राइवेट कंपनी का, वो क्या करेगा, अगर अपने शेयर्स बेचना चाहता है, वो क्या करे, डायरेक्टर्स जो हैं प्राइवेट कंपनी के, उनको अपनी इंटेंशन, और यार याद रखना जब भी इंटेंशन बतानी है खुद से नहीं लिखना, फॉर्म बने बनाए मिलते हैं, उस फॉर्म के ऊपर अपनी इंटेंशन शो करवाएगा। ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस, जब ये नोटिस मिल जाएगा बोर्ड को, बोर्ड क्या करेंगे, बोर्ड shall within a period of 10 days offer those shares for sale to the members in proportion to the existing shares already held. लेट्स सपोज एक एग्जांपल बनाते हैं, फिर तुमको समझ आएगी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें ये एक मिस्टर है, इसके 5,000 शेयर्स हैं। ये एक मिस्टर है, इसके 10,000 शेयर्स हैं। ये एक मिस्टर है, इसके 2,000 शेयर्स हैं। और ये भी एक मिस्टर है, इसके जरा बाल भी बना लेते हैं, ठीक है। ये एक मिस्टर है, इसके 3,000 शेयर्स हैं। तो ये मिस्टर जाना चाहता है कि प्राइवेट कंपनी इशू हुई थी, बनी थी, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया, अब मेरा दिल है कि मैं इस काम से अपनी जान छुड़ाऊं। तो ये क्या करेगा, इस कंपनी के बीओडीज, और लाजमी बात है अगर ये 4 लोग हैं, प्राइवेट कंपनी है, तो इन्हीं में से कोई डायरेक्टर होगा ना, तो ये पर्सन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर ना इस कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में डायरेक्टर के एक नाम एक नोटिस फेंक देगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना 5,000 की, ये बेचना चाहता हूँ, फैसला कर लें आप लोग। लॉ कहता है डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट लॉ कहता है, मेरी सुनते हो तो मैं ये फैसला करता हूँ कि ये जो तीनों पर्सन है ना, ये 5,000 के लिए लड़ेंगे नहीं। तीनों पर्सन का 5,000 में शेयर कितना होगा,
अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो लॉ कहता है ये जो 5,000 ये जो डी ऑफर कर रहा है ना, इसको कितना कितना सब्सक्राइब कर सकते हैं, कितना कितना छीन सकते हैं इससे। लॉ कहता है इन द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट है ना उसकी प्रपोर्शन से इनका हक बनता है इस 5,000 में। इसका मतलब ये 5,000 ए बी और सी में कैसे तकसीम होगा, 1 बी 2 और सी जो है ना 3, 1 2 3 की रेशो से तकसीम कर लो 5,000 को। अब बेस तो बनानी आती है ना यार, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, मैंने कैसे 1 2 3 बना ली, ये 10,000 था तो कॉमन फिगर उड़ा के और रेशो बना ली मैंने। तो लॉ कहता है यार जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट है ना उस हिसाब से फिर ये 5,000 को क्लेम करेंगे। तो ए का हिस्सा कितना बनेगा, ए का हिस्सा शेयर्स में बनेगा। अगर ए ने शेयर परचेज करने हैं ना, तो लॉ कहता है ए कितने शेयर परचेज करेगा, अभी निकाल लेते हैं। 5,000 तकसीम 3 और 6, ए जो है इसमें इतने शेयर्स परचेज करेगा, 833। आगे राउंडिंग है, राउंडिंग नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। ए जो है ये परचेज करेगा 833। उसके बाद बी कितना परचेज करेगा, इसका डबल। बी जो है इतने, बी का राइट है, ये इतना परचेज कर सकता है। सी जो है वो कितना परचेज करेगा, सी जो है जी लॉ ने कह दिया वो इतना परचेज करेगा, तो ये 5,000 का मसला रिजॉल्व होगा। तो याद रखना इस एग्जाम्पल से कि अगर प्राइवेट कंपनी में एक पर्सन जो प्राइवेट कंपनी बन जाती है उस पर लिखा होता है रिस्ट्रिक्ट है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी ने जाना है ना तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इंटीमेट करेगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जो बाकी बच जाने वाले मेंबर्स हैं, लॉ कहता है तरीकेकार तो ये है कि इन्वेस्टमेंट को उसी रेशो से सब्सक्राइब करें जितना इनका पीछे शेयर बच जाता है। तो उसी हिसाब से ये 5,000 के तकसीम कर लेंगे आपस में अपने आप को। फिर वो कहता है ये क्या, लेटर बनाएंगे एक, और इस लेटर को कहते हैं ऑफर फॉर सेल, कि एक मेंबर जो डी है इसके लिए ये शेयर ऑफर कर रहा है आप लोगों को। द लेटर ऑफ ऑफर फॉर सेल जो है ये बनाएगा सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी बनाएगा। द लेटर ऑफ ऑफर फॉर सेल शैल बी डिस्पैच टू द मेंबर्स थ्रू, कहता है फिर सेक्रेटरी जो है ना ये सारे काम जरब तकसीम के करके हर मेंबर को ना एक लेटर बना के भेज देगा। और वो मेंबर्स को लेटर कैसे भेजेगा, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू या कुरियर के थ्रू या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो इन मोड्स के थ्रू लेटर भेजेगा। फिर लेटर में लिखा क्या होना चाहिए, जैसे नोटिस में मैंने बताया था ना कि क्या होता है, इसी तरह लॉ ने बता दिया नोटिस में, इस लेटर में क्या होगा। लेटर ऑफ ऑफर फॉर सेल शेल स्पेसिफाई, ये लेटर क्या स्पेसिफाई करेगा, नंबर 1 नंबर ऑफ शेयर्स टू विच द मेंबर इज इंटाइटल्ड। नंबर ऑफ शेयर्स जो कि जैसे तुम्हारे उस्ताद ने कैलकुलेट किए ना लेटर में, वही कैलकुलेशन करके इन मेंबर्स को भेजी जाएगी कि ये लेटर है ऑफर फॉर सेल का, डी कंपनी से जाने लगा है। ऑफर के मुताबिक आपके ए को जब लेटर जाएगा ना उसको बताया जाएगा आपके इतने शेयर्स बनते हैं, और बी को बताया जाएगा आपके इतने शेयर्स बनते हैं। और ये नोटिस जब सी के घर में जाएगा, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि आपके इतने शेयर बनते हैं, ठीक है। तो हर नोटिस जो है, हर लेटर जो है स्पेसिफाई फिर करेगा कि किस मेंबर का कितना हिस्सा बनता है इस इन्वेस्टमेंट में। फिर बताया जाएगा प्राइस पर शेयर, कि शेयर प्राइस कितने का एक शेयर डी बेच रहा है। एंड स्पेसिफाई द टाइम लिमिट, और टाइम लिमिट इम्पोज की जाएगी कि कितने टाइम के अंदर within which the offer if not accepted be deemed as declined। 10 दिन का टाइम है लेट्स सपोज कि अगर आपने ऑफर को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा, डीम्ड एज डिक्लाइंड, सोचा जाएगा कि आपने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है।
इफ होल आर एनी पार्ट ऑफ शेयर्स, अब जिसके पास लेटर गया है वो या तो सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगा अगर उसके पास पैसा मौजूद है डी को देने के लिए, जितने उसके हक में आते हैं, या जितने पैसे उसके पास हुए। जैसे ए का इख्तियार था 833 शेयर्स परचेज करे, लेकिन ए ने कितने शेयर्स परचेज किए, लेट्स सपोज 500 परचेज किए। इसका मतलब उसके पास 500 की कैपेसिटी थी, उसने कहा 500 शेयर मैं परचेज कर सकता हूँ, इख्तियार था 833 का। तो लॉ कहता है इफ होल और एनी पार्ट ऑफ शेयर ऑफर्ड इज डिक्लाइंड, अगर सारे के सारे शेयर्स या कोई हिस्सा डिक्लाइन हो जाता है आर इज नॉट टेकन, द बोर्ड में ऑफर सच शेयर्स टू अदर मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। तो लॉ कहता है जितना हिस्सा बच जाएगा वो फिर इसी परसेंटेज से बाकी मेंबर में तकसीम कर दिया जाएगा जो उनकी इन्वेस्टमेंट में शेयरिंग होगी। लेट्स सपोज, फिर एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट्स सपोज ए के पास इख्तियार था 833 शेयर जो है वो परचेज कर ले, लेकिन ए के पास पैसा ही नहीं है। ए कहता है मैं 233 शेयर जो है वो मैं किसी तरह परचेज कर सकता हूं, तो उसने 233 833 में से 233 शेयर परचेज कर लिए। तो इन दैट केस 233 शेयर तो इसने सब्सक्राइब कर लिए, बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए जी 600 शेयर्स। तो लॉ कहता है बाकी शेयर्स का इख्तियार फिर बी और सी के पास चले जाता है, लेकिन बी और सी इसके लिए कितनी फाइट करेंगे, इन द रेशो ऑफ 2 और 3। ठीक है, जितना जितना इनका कैपिटल में हिस्सा होगा ना वही फिर इनकी रेशो बन जाएगी। इन द रेशो ऑफ 2 और 3 ये फिर इस 600 को आपस में तकसीम कर लेंगे। तो हर बच जाने वाला शेयर इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो उसको कैसे, उसके लिए फाइट की जाएगी इन द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जितनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप चीजों को इन्वेस्ट करेंगे। फिर इफ ऑल द मेंबर्स डिक्लाइंड, अगर सारे के सारे डी ने इनको इशू किए, ऑफर लेटर सेक्रेटरी ने बना के इनको दिया, इन तीनों मेंबर्स ने डिक्लाइन कर दिया कि ऑलरेडी हमारे पास जितना पैसा था लगा दिया, अब डी को कहां से दें हम। if all the members decline to accept the offer or if any shares are left over, अगर सारे के सारे शेयर डिक्लाइन हो गए या कुछ शेयर बच गए, नहीं इन्होंने लिए, द शेयर मे बी सोल्ड टू एनी अदर पर्सन एज डिटरमिन्ड बाय द मेंबर हु इनिशिएटेड द ऑफर। फिर लॉ कहता है सुनो, फिर डी क्या करेगा, इन लोगों ने जितने भी शेयर रखने हुए रख लें, लेकिन रखने कैसे हैं, लॉ कहता है अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। अगर सारे शेयर्स ना ये रखें या कोई शेयर ऐसा बच जाए जो ये ना सब्सक्राइब करे, तो डी को लॉ ने इख्तियार दे दिया अपनी मर्जी से अपनी किसी मर्जी के बंदे को ये शेयर्स ऑफर कर देना, ये बेच देना। डी के पास फिर इख्तियार होगा कि वो मिस्टर एम को शेयर बेच सकता है। ठीक है, उसके बाद mechanism to determine the price of share shall be such, शेयर प्राइस को डिटरमिन करने का मैकेनिज्म वो होगा एज में बी स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। तो ये इनको इख्तियार दे दिया गया कि अपने आर्टिकल में ना स्पेसिफाई कर देना कि शेयर प्राइस कैसे डिटरमिन किया करनी है जब भी एक शेयर मेंबर ने आना है या जाना है। द मेंबर सेलिंग शेयर्स टू एनी अदर पर्सन शैल इंश्योर दैट, जो मेंबर शेयर बेचेगा ना किसी दूसरे पर्सन को, वो ये इंश्योर करेगा कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है 50 नंबर, तो वो ये इंश्योर कर ले कि अपने 5000 शेयर जो हैं जब ये बेचेगा तो इतने नंबर ऑफ पर्सन को ना बेच दे कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी की लिमिट है 50 मेंबर्स, के 50 मेंबर से ऊपर की ये बात ना चली जाए। तो डी जब भी किसी पर्सन को बेचेगा, एक से ज्यादा पर्सन को भी शेयर बेच सकता है, लेकिन लॉ ने कहा ख्याल रख ले 50 की लिमिट है प्राइवेट कंपनी की। फिर उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर आर सेल इट्स शेयर इन अकॉर्डेंस विद इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसने उसने बाद में कहा कि प्राइवेट कंपनी जो है ना अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है,
कि अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कुछ लिखा हुआ, एंड द अग्रीमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर, और जो इनका अग्रीमेंट हुआ, लॉ ने कहा शेयर को कैसे तकसीम करना है, सुन लो मैंने बता दिया, ठीक है, लॉ ने बता दिया। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल में कोई और चीज लिखी हुई है, या अगर इनके दरमियान कोई और अग्रीमेंट था, तो लॉ कहता है 2017 का एक्ट जब आया था ना, तो उससे पहले पहले हमें बता दो, फिर तुम उस अग्रीमेंट को फॉलो कर सकोगे। अगर ऐसा अग्रीमेंट हुआ तो आप विद इन 90 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट इनको बताएंगे, ठीक है। तो यार ये आ गया नीचे, ट्रांसफर टू सक्सेसर इन इंटरेस्ट, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो ये मैंने ऊपर इसकी कहानी बता दी। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो यार मुझसे पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैंने एक तवील घंटा आपको पढ़ाया, बनता है आपसे पूछूंगे, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ये आप खुद पढ़ेंगे अब 2 सेक्शन। सर अगर कोई, तो फिर क्या होगा प्राइवेट कंपनी के केस में? हाँ, वो फरहान शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर कोई मेंबर सब्सक्राइब ही नहीं करता शेयर, तो उस मेंबर के पास इख्तियार आ जाता है कि वो शेयर्स को मार्केट में बेच दे, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा, और ये मैंने सिनेरियो भी बना के दिया तुम्हें। अगर आपका क्वेश्चन है उसे टाइप करें। क्वेश्चन टाइप करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। यहाँ अजान हो रही है, 2-3 मिनट जो है ना मैं माइक ऑफ करता हूँ, बाकी आप टाइप करें क्वेश्चन। जी, अच्छा तो सर हमारा सिलेबस कब तक कवर होगा? यार तसल्ली रखें, जो मुझे अवेलेबल आवर्स अलाउड है ना हेड ऑफिस से, उसके अंदर अंदर, और मैं कोशिश करूंगा पहले सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि कंपनीज एक्ट का तो एक बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और लिमिटेड ही कुछ एरिया बच गया है इसमें, जैसे लेट्स सपोज वो एरिया बच गया उसका मॉर्गेज का, और रजिस्टर ऑफिस का, और उसके बाद रिकॉर्ड्स का। होपफुली अगले हफ्ते जो है ना, मैं कोशिश करूंगा हमारा कंपनीज एक्ट जो है ना ये कंप्लीट हो जाए, और हम कंपनीज एक्ट से बाहर निकल जाएं, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में मटेरियल फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, थैंक यू। तो इंशाल्लाह उसमें भी कर देंगे। तो और किसी का क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं ये फिर पढ़ता हूँ सक्सेसर इन इंटरेस्ट, या ये जो है आगे जो तो हमारा सिलेबस है उसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, सक्सेसर इन इंटरेस्ट। सक्सेसर इन इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया कि वो बंदा होता है जिसके पास कोर्ट का एक फैसला होता है कि इन केस ऑफ डेथ इस पर्सन को पैसे ट्रांसफर करने हैं। इस बंदे को कहते हैं सक्सेसर इन इंटरेस्ट। Share or other securities of deceased member shall be transferred on application duly supported by the succession certificate। जब एक डिजीज मेंबर होता है तो उसके जो शेयर्स होते हैं, उसके शेयर्स को ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन के थ्रू, और
एप्लीकेशन के साथ सक्सेशन का सर्टिफिकेट लॉ कहता है लाजमी लगा होना चाहिए, जो कि एक लॉफुल अवार्ड होता है सक्सेशन का। तो लॉ कहता है कि अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो आप सॉरी लॉ कहता है अगर आपके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो आप कंपनी को अप्लाई करें एप्लीकेशन और उसके साथ एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लगा दें। ट्रांसफर टू नॉमिनी आर डिजीज्ड मेंबर। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उन्होंने कहा जब एक सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम का अपना नाम लिखता है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन। हमें पता है कि मेमोरेंडम को कौन सब्सक्राइब करता है, जो कंपनी बनाता है या बाद में आने वाला मेंबर होता है, तो सब्सक्राइबर में लॉफुली उसका नाम एंटर कर दिया जाता है। तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इज इन इवेंट ऑफ डेथ एक्ट एज अ ट्रस्टी। तो लॉ ने कहा जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो उन्होंने पहले से एक पर्सन को नॉमिनेट किया होता है जो उनकी डेथ के ऊपर क्या काम करेगा, एज अ ट्रस्टी काम करेगा और हेल्प करेगा टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डेथ सब्जेक्ट टू द सक्सेशन। और वो शेयर कैसे ट्रांसफर करेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट को देखते हुए। टू डिटरमिन अंडर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कहते हैं शेयर को जब ट्रांसफर करना है ना तो सक्सेशन सर्टिफिकेट ही इस्लामिक लॉ के मुताबिक बना होगा। एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ, और अगर डेथ हुई है नॉन मुस्लिम मेंबर की तो उसके जो रिस्पेक्टिव लॉज हैं उनके मुताबिक, उनके इनहेरिटेंस के मुताबिक ये फैसला करेगा जो ट्रस्टी होगा। लेकिन फैसला जो भी मेड होगा लॉ ने कहा सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर होगा। और यहाँ पे कोर्ट को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई कि वो जो भी फैसला करेगा इस्लामिक है तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक, अगर कोई दूसरा मेंबर है तो उस लॉ के मुताबिक। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड शैल नॉट बी अ पर्सन अदर देन द रिलेटिव्स। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स लेंगे तो लॉ ने कहा नॉमिनी किसको बनाना है। Persons to be nominated shall not be a person other than the relatives of the member। जब भी आप शेयर परचेज करेंगे तो किसी पर्सन को नॉमिनी बनाना है तो लॉ ने कहा इनके अलावा किसी और को नॉमिनी नहीं बनाना। मसलन सपोज फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन आर डॉटर, यही रिश्ते होंगे जो कि नॉमिनी बनेंगे, लेकिन ये सक्सेसर इन इंटरेस्ट तब बनेंगे जब कोर्ट का फैसला आएगा। तो लॉ कहता है इनमें से एक पर्सन को आपने अपना नॉमिनी बनाना है, सबको एक साथ नाम ना लिख देना। उसके बाद पर्सन नॉमिनेटेड शैल, अगर पर्सन जिसको नॉमिनेट किया शैल आफ्टर द डेथ ऑफ मेंबर बी डीम्ड एज, उसको सोचा जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी टिल द शेयर्स आर ट्रांसफर टू द लीगल हेयर्स। लॉ ने कहा काम कंपनी का स्मूथ चलता रहे उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए जिसको नॉमिनेट किया है, जब तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होती तो ये मेंबर क्या करेगा, कंपनी में सोच लिया जाएगा, ये नॉमिनेटेड मेंबर कंपनी का परमानेंट मेंबर सोच लिया जाएगा और जब तक शेयर ट्रांसफर नहीं होते लीगल हेयर्स को। इफ द डिजीज्ड वाज अ डायरेक्टर, अगर मर जाने वाला एक डायरेक्टर था, अदर देन अ लिस्टेड कंपनी की ये बात है। इफ डिजीज्ड वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर ये डिजीज्ड एक डायरेक्टर था कंपनी का अदर देन द लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी के अलावा बात बताने लगे हैं। द नॉमिनी शैल आल्सो एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, नॉमिनी क्या करेगा, वो डायरेक्टर बन जाएगा कंपनी का। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल हेयर्स, कि लीगल हेयर्स का जो इंटरेस्ट है उसको अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर ले। उसके बाद नॉमिनेशन शैल नॉट बायस द राइट ऑफ मेंबर्स, लॉ ने कहा ये नॉमिनेशन जो होगी मेंबर का राइट बायस नहीं करेगी। मेकिंग द नॉमिनेशन टू ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ आर अदरवाइज डील इन शेयर्स ओन्ड बाय हिम। लॉ कहता है किसी को नॉमिनेट करना आपका राइट खराब नहीं करता। लॉ कहता है
लेट्स सपोज अगर किसी ने अपना नॉमिनी मुकर्रर कर दिया ना कि इन केस ऑफ माय डेथ ये वाले शेयर्स जो होंगे ये नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर होंगे और नॉमिनी बाद में लॉ कहता है ये शेयर आगे ट्रांसफर करेगा। लेकिन फिर आगे लॉ बताता है कि नॉमिनी का नाम लिखना आपका जेन्युइन राइट खराब नहीं करेगा कि आप अपनी जिंदगी में वो शेयर बेच दें या डिस्पोज ऑफ कर दें या अदरवाइज किसी और को ट्रांसफर कर दें। तो इस बात को बताने लगा है लॉ। द नॉमिनेशन शैल नॉट बायस द राइट ऑफ द मेंबर। ये नॉमिनेशन करना मेंबर का राइट खराब नहीं करेगा। ठीक है, द नॉमिनेशन शैल नॉट बायस द राइट ऑफ द मेंबर मेकिंग द नॉमिनेशन। उस मेंबर का इख्तियार बायस नहीं करेगा जो मेकिंग द नॉमिनेशन कर रहा है टू ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ और अदरवाइज डील इन शेयर। उसका ये वाला राइट खत्म नहीं करेगा कि वो ट्रांसफर करे, डिस्पोज ऑफ करे या शेयर के साथ डील करे ओन्ड बाय हिम जो उसने अपने रखे हैं ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के दौरान अगर आप शेयर को कहीं ट्रांसफर या बेचेंगे तो कहता है जी नॉमिनेशन आपका ये राइट खराब नहीं करेगी। एंड शेल हैव इफेक्ट, और ये नॉमिनेशन कब इफेक्ट होती है और ये नॉमिनेशन कब काम आती है, शेल हैव इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, और उस वक्त काम आती है ओन्ड बाय द सेड मेंबर ऑन द डे ऑफ हिज डेथ। और नॉमिनेशन लॉ ने कहा डेथ पे काम आती है। लॉ ने स्पेसिफिकली कर दिया कि यार अगर किसी को तुमने नॉमिनेशन दी ना कि इन केस ऑफ योर डेथ के नॉमिनी कौन होगा, तो लॉ कहता है किसी को नॉमिनेट करना इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट ही चला गया कि आप बाद में इन शेयर्स को ना तो बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉ कहता है हरगिज नहीं, आप शेयर को बेचेंगे भी ट्रांसफर भी करेंगे। हाँ, नॉमिनेशन इफेक्टिव होगी, नॉमिनेशन तब पक्की हो जाएगी, काम आ जाएगी कि अगर मेंबर की डेथ होगी तो नॉमिनेशन के नाम ये सारी चीजें ट्रांसफर होंगी। तो आज का लेक्चर था हमारा ये वाला ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गया। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आस्क करें, मैं उनका रिस्पॉन्स करूँ। होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में से पूछ लीजिएगा। हाँ, आ गया क्वेश्चन। चलें ठीक है भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड में मैं कोशिश करूँगा कि हम कंपनी लॉ से बाहर निकल जाएं। कंपनी लॉ को इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।